नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जीडीए के लाइव क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, कहा जाता है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं, तुम तो सिर्फ दिशा बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आपका दिशा और दशा ये दोनों सही होनी चाहिए। किनारे बदलेंगे, जीवन आपका बदलेगा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ चल रहे हैं और वो होगा प्लांट बायोलॉजी, पादप विज्ञान। पादप विज्ञान, पेड़ पौधों से संबंधित जानकारियां इसमें हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट बायोलॉजी। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, बताइएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक फादर ऑफ प्लांट, वनस्पति। अच्छा, एक जीव विज्ञान होता है और दूसरा वनस्पति विज्ञान होता है। तो ये वाला है वनस्पति विज्ञान। इसका फादर किसको कहते हैं, इसका जनक कौन है वनस्पति विज्ञान का? आंसर करना है किसी को। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? एक जीव विज्ञान और लिख देता हूं, साथ ही साथ बताना जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं। ये तो आता है आपको, जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक कौन है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। आंसर आपका आया है। तो ये फिर क्या रहेगा? वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? थियोफ्रेस्टस कहलाता है। और जीव विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, दोनों ध्यान में रखना है भैया। प्लांट बायोलॉजी और ये आपका रहेगा जूलॉजी। तो पादप वनस्पति विज्ञान का जनक आपके थियोफ्रेस्टस कहलाएगा और जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम में यहां से प्रश्न बने हुए हैं। प्लांट बायोलॉजी से सवाल पूछा भी गया था, द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहा जाता है। ये सवाल आया हुआ था, एग्जाम में आया है ये सवाल। द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहते हैं? देखो भैया, एक तो होती है पंच जगत प्रणाली। क्या होती है? पंच जगत प्रणाली। ये ध्यान में रखना है, पंच जगत प्रणाली का जनक कौन है। और एक आपको ध्यान में रखना है द्विनाम पद्धति का जनक, जो एग्जाम में पूछा हुआ है, आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है। ये द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहते हैं? एक तो ये बताना है और ये बताना है पंच जगत प्रणाली का जनक कौन है। ये बताओ। चार इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने। वनस्पति विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक, द्विनाम पद्धति का जनक। ये आया हुआ प्रश्न है, आर्मी के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये पहले पूछा हुआ प्रश्न है। द्विनाम का मतलब दो नाम और पंच जगत का मतलब हो गया ये पांच जगत है। पांच जगत है कौन कौन से? द्विनाम में क्या आता है? द्विनाम का मतलब दो नाम। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होगा होमोसेपियंस, तो इसमें दो नाम दिख रहे हैं ना, होमो और सेपियंस, तो ये द्विनाम रहेगा। तो पंच जगत प्रणाली का फादर किसको कहते हैं? तो आर एच व्हिटेकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आर एच व्हिटेकर। आर एच व्हिटेकर ये आपके पंच जगत प्रणाली का जनक है। और द्विनाम का पूछा जाए तो दो नाम वाली ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। जो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बता रहा हूं द्विनाम पद्धति का जनक कौन है। यह आपके आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। कैरोलस लीनियस को बोला जाता है द्विनाम पद्धति का जनक। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है?
सबसे बड़ा पुष्प, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बताओ जरा, कौन बताना चाहेगा संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसको कहते हैं? कौन सा है सबसे बड़ा पुष्प? कौन सा है? रेफ्लेसिया है क्या? अच्छा, 4 प्रश्न यहां से निकल के आएंगे। एक तो सबसे बड़ा पुष्प हो गया, ठीक है। एक होगा सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा। बड़ा पुष्प है तो छोटा पुष्प भी होने वाला है। सबसे बड़ा पुष्प है, सबसे छोटा पुष्प है। और एक इसका आंसर करना, सबसे बड़ा बीज कौन सा है? सबसे बड़ा बीज कौन सा है ना? छोटे बड़े ये आने चाहिए। और एक ये रहेगा आपके, सबसे छोटा बीज कौन सा है? सबसे छोटा बीज कौन सा है? सबसे छोटा बीज क्या है बताओ, इनके आंसर करो आप। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा? रेफ्लेसिया। जी बिल्कुल सही है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया है। ये लो, ये वाला सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है फिर? ये तो आने चाहिए ना छोटे बड़े वाले। तो सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। सबसे छोटे पुष्प का क्या नाम रहेगा? वुल्फिया रहेगा। बताओ फिर सबसे बड़ा बीज कौन सा है? सबसे बड़ा बीज सबसे बड़ा बीज लॉडोइसिया है। क्या है? ये आपके सबसे बड़ा बीज है। लॉडोइसिया सबसे बड़ा बीज है। फिर सबसे छोटा बीज कौन सा है? आर्किड रहेगा। क्या रहेगा? आर्किड है। सबसे छोटा बीज यदि आपसे पूछा जाए तो ये आर्किड रहेगा। आर्किड प्लांट बायोलॉजी है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। पादप विज्ञान, पेड़ पौधों से संबंधित जानकारियां आपसे पूछी जाती है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, पंचजगत प्रणाली किसने दी? आर.एच. व्हिटेकर, द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लिनियस इसको पढ़ेंगे अभी। सबसे बड़ा पुष्प पूछा जाए रेफ्लेसिया, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है, सबसे बड़ा बीज लॉडोइसिया है, और सबसे छोटा बीज कौन सा है? आर्किड। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रीवियस एग्जाम में आपके अग्निवीर के पेपर में आया, वो था द्विलिंगी पुष्प। याद आ रहा है कुछ? बताओ एक लिंगी पुष्प कौन कौन से? एक लिंगी पुष्प यदि आपसे पूछा जाए एक लिंगी पुष्प के एग्जाम्पल क्या है तो क्या आंसर होगा? अब एक लिंगी का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें एक ही लिंग होता है। एक लिंग, चाहे वो नर जननांग का हो चाहे वो मादा जननांग का हो, एक ही लिंग पाया जाता है, वो आपके एकलिंगी होगा। और एक रहेगा वो द्विलिंगी पुष्प है, जो पिछले अग्निवीर के पेपर में पूछा गया प्रश्न था। द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, तो द्विलिंगी पुष्प नर और मादा जननांग। अब है कौन कौन से नर और मादा जननांग? बताओ कौन कौन से हैं? मादा जननांग कौन कौन से होते हैं? यह अग्निवीर के पेपर में पूछा हुआ है। प्रीवियस अग्निवीर के एग्जाम में यह सवाल आया था, द्विलिंगी पुष्प। बताओ जरा कौन करना चाहेगा इनके आंसर? एक लिंगी पुष्प कौन से है? तरबूज है क्या? तरबूज रहेगा जी, बिल्कुल तरबूज है। लो और बताओ। खरबूजा, इसमें ही आ गए वाटरमेलन और मस्क मेलन। ये वाटरमेलन है, ये मस्क मेलन है। तरबूज और खरबूजा, इसके अलावा ककड़ी भी है ना। अच्छा, यहां से आपके समझ में आया होगा ये सारी की सारी फसलें कौन सी है रे? ये कौन सी है? ये जायद की फसलें हैं। कौन सी है? जायद की फसलें भी 3 टाइप की है कि नहीं?
आपके कौन कौन सी रहती है? एक तो रबी, एक खरीफ, और एक जो रहती है वो जायद है। ये द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल, ये प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, इसका आंसर बताओ, क्या आंसर रहेगा द्विलिंगी पुष्प? द्विलिंगी का मतलब हो गया दोनों लिंग जिसमें पाए जाते हैं, नर जननांग भी होते हैं और मादा जननांग भी होते हैं, वो होते हैं द्विलिंगी पुष्प। और है कौन कौन से द्विलिंगी पुष्प, कौन कौन से रहेंगे? एक तो है सरसों। क्या है भैया? सरसों, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाब, गुलाब भी है। तो ये सारे द्विलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल रहने वाले हैं, सरसों, गुलाब, पिटूनिया। एक क्या रहेगा रे? पिटूनिया। सरसों, गुलाब, पिटूनिया, और एक क्या रहने वाला है? धतूरा। क्या रहेगा? धतूरा। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये द्विलिंगी पुष्प का एग्जाम्पल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। सरसों किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी है, ठीक है। गुलाब किस प्रकार का पुष्प होता है? तो इसमें भी दोनों लिंग पाए जाते हैं। पिटूनिया, धतूरा, ये सारे के सारे द्विलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल है। आए हुए प्रश्न है, एग्जाम में ध्यान में रखना, और पिछली अग्निवीर के पेपर में ही ये सवाल पूछा गया था। एकलिंगी पुष्प यदि आपसे पूछा जाए, एकलिंगी पुष्प कौन कौन से हैं, तो ये एकलिंगी पुष्प रहने वाले हैं तरबूज, खरबूजा और ककड़ी। और ये जायद की फसलें हैं, आप सबको पता होना चाहिए। याद है जायद की फसलें कौन सी होती है? जायद की फसल कौन सी है? आता है क्या? जायद की फसल कौन कौन सी है? यहां से चलो मैं जायद की फसल भी यहां बता देता हूं। जायद की फसल यदि आपसे पूछा जाए, जायद की फसल, तो ताऊ खीरा खाकर मरे। ताऊ खीरा खाकर मरे, ये जायद की फसल है। अब इसका मतलब क्या है? ताऊ खीरा खाकर मरे, इसका मतलब क्या है? ये तो तरबूज है। तरबूज, तय से तरबूज, उसे उड़द बनता है, ये खीरा है, खीरा। ये ख से खरबूजा है जी, कह से ककड़ी बनेगी, और क्या? बाकी साइलेंट कर दो है, इनका बाकी का कोई अर्थ नहीं है, ये साइलेंट है। तो तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूजा और ये ककड़ी, ये सारे के सारे आपकी जायद की फसलें होती है। समझ में आया क्या? जायद की फसलों को कब बोया जाता है? अरे एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कई बार। पता नहीं है क्या? चलो ये भी मैं बता देता हूं। एक शब्द याद करना, जब आ ही गया है तो मैं बता ही देता हूं। एक शब्द याद करना, जाखर। क्या याद करोगे? जाखड़ है ये, जाखड़। डे को रही लिख देते हैं, जैसे सुजानगढ़ पढ़ते हैं तो GARH होता है ना, होता है कि नहीं होता? हाँ, तो ये जाखड़ है या जाखर समझ लो। जा का मतलब जायद है। क्या है? जायद। ख का मतलब खरीफ की फसल होती है, खरीफ। और ए का मतलब रबी की फसल है। लो, जब प्रश्न आया है तो इसको हल भी करवा देते हैं। जायद की फसल याद करना है आपको, तो 3 का पहाड़ा पढ़ लो, बस आंसर आ जाएगा आपका। एक तरी, तरीर और बितरियां कहीं हुए भैया? 6। अब यहां से लगाओ 6 से 9, और यहां से लिखो आप 9 से 12, हो गया काम। इसका मतलब क्या है? ये 3 का मतलब होता है जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 का मतलब मार्च होता है कि नहीं होता? तो ये मार्च महीने में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। ये लो, जून, 6 का मतलब जून ही होता है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो मार्च महीने में इसको बोएंगे और जून में काट लेंगे जायद की फसल को। देखो 3 का पहाड़ा तो पढ़ना आता है ना, बन जाएगा। खरीफ जून से सितंबर की फसल हो गई, और एक रबी सितंबर से। रबी की फसलें वो, अच्छा रबी में कितने नाम दिख रहे हैं? 2। रबी में नाम कितने दिख रहे हैं आपको? 2। खरीफ में कितने नाम दिख रहे हैं? 3। इसको और तरीका बताऊं क्या, याद कैसे करेंगे इसको? और बता देते हैं। लो, रबी में 2 नाम है ना, बताओ होली में कितने नाम है? 2। तो होली के आसपास की जो फसलें हैं वो सारी की सारी रबी की है।
अब होली का तो पता है, होली में कौन कौन सी फसलें होती है होली के आसपास। और खरीफ में 3 शब्द दिख रहे हैं ना, इसका मतलब दिवाली में भी 3 है। लो, दीपावली नहीं लिखना, दिवाली लिख लो। दीपावली के आसपास, दिवाली के आसपास की फसलें भैया इसमें जाने वाली है। और बाकी इनकी चर्चा कर भी लेंगे कि खरीफ की कौन सी है, रबी की कौन सी है, आपको पता है ना, लिखाया हुआ है मेरा। अरे गधा बाजा मत बजा, ताऊ खीरा खाकर मरे, इस ऐसे बताए हुए आपको सारे, है ना। तो ये सवाल आया तो आपको पता चल गया कौन कौन सी है। चलते हैं हम अपने टॉपिक में, ठीक है। आलू किस प्रकार की फसल है यदि पूछा जाए तो? प्रश्न पूछ लिया जाए आलू किस प्रकार की फसल है तो आपका आंसर क्या होगा? आलू खरीफ की है कि रब्बी की है या जायद की है? रब्बी की है, शाबाश। बाजरा किस प्रकार की फसल है? खरीफ की। इसका मतलब आता है आपको, है ना, बाजरा। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है। ले लें आगे, क्या चीज है? हाँ, सोयाबीन तीनों ऋतुओं में बोई जाती है। आपको सवाल भी दिया था टेस्ट में, याद है क्या? यस, सोयाबीन तीनों ऋतुओं में बोई जाती है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, इनकी भी चर्चा कर लेंगे। द्विनाम पद्धति, क्या? द्विनाम पद्धति, लगाओ एडिंग द्विनाम पद्धति। पेड़ पौधों से सारी जानकारियां लेंगे हम। द्विनाम पद्धति, 2 नाम की पद्धति, और देने वाला वैज्ञानिक कौन था, जनक कौन था, इसका फादर कौन था? तो वो तो आपको कैरोलस लीनियस याद होगा, याद है क्या? इसको ढंग से देखना क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। जनक यदि पूछा जाए द्विनाम पद्धति का जनक कौन है तो भैया जी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ये इसका फादर है। कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और यही सवाल आया था, यही प्रश्न एग्जाम में आया था। कैरोलस लीनियस पूछा गया था, द्विनाम पद्धति का जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। ओके, अब इसका मतलब समझो। द्विनाम का मतलब हो गए 2 नाम, द्विनाम का मतलब 2 नाम, जैसे आपके महेंद्र, जाखड़, महेंद्र सैनी, विकास प्रजापत है, हनुमान बेरा। समझ गए क्या आप? अरे जो 2 नाम मैंने पढ़े हैं इसका मतलब इसमें 2 नाम आने वाले हैं। अच्छा, 2 नाम होंगे कौन कौन से वो देखो। जैसे मैं सीधा सा एक नाम लिख देता हूं, आम। आम, आम कौन सा फल है? सत्य है या असत्य है? सत्य, बिल्कुल सही है। आम किस प्रकार का फल होता है? ये सत्य फल होता है, ये सरल फल है। फल की भी 3 टाइप है, आगे चर्चा करेंगे। सरल फल, पुंज फल और संग्रहित फल। जैसे सहतूत है, जैसे कटहल है, जैसे आम है, अनानास है कि नहीं, चीकू है, तो ये सारे। अच्छा, ऐसा फल जिसकी हम सब्जी बनाते हैं फलों की श्रेणी में, वो क्या है? सब्जी बनाई जाती है उसकी, लेकिन श्रेणी उसकी फल की है, फल की श्रेणी में रखते हैं उसको, सब्जी में रखा ही नहीं जाता उसको। क्या है वो? आंसर करके बताओ जरा। आम, आम है, ये सरल फल का उदाहरण है। और इसका मैं यदि वैज्ञानिक नाम लिखना चाहूं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? जी, भिंडी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। भिंडी फलों की श्रेणी में आती है, सब्जी इसकी बनाई जाती है भिंडी। भिंडी एक प्रकार का फल है। क्या है? फल है, ध्यान में रखना। हाँ, सवाल पूछा जाता है, कई बार आते हैं ये सवाल। आलू पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से होता है। मूली पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से होता है। गाजर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से होता है। तो ये सवाल आते रहते हैं एग्जाम में ना। आम का यदि आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे? बताओ क्या है?
वैज्ञानिक नाम, इसको विज्ञान की भाषा में इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका जैविक नाम क्या है बताओ। जैविक नाम वो होते हैं जो जीव जंतुओं के होते हैं, और पादपों के लिखे जाते हैं इसके वानस्पतिक नाम। क्या लिखे जाते हैं? वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम। बताओ आम का क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेजिफेरा इंडिका। क्या होता है रे? मेजिफेरा इंडिका। एक सवाल यहां से बनने की संभावना रहती है, वानस्पतिक नाम आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मटर का पूछा हुआ है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मेजिफेरा इंडिका। यह आम का वैज्ञानिक नाम है। महेंद्र बताएगा। महेंद्र, इसमें कितने नाम है? महेंद्र, जोगल सर, इसमें कितने नाम है? दो है कि तीन है? दो है ना। एक तो हो गया मेजिफेरा और दूसरा क्या है? इंडिका है। दिख रहा है ना साफ साफ? ऊपर क्या लिखा गया है? ऊपर तो यही लिखा गया है, द्विनाम। द्वि का मतलब दो नाम, दो नाम लिखे गए, मेजिफेरा इंडिका। अब है किसका? ये आम का है। आम का है ये वैज्ञानिक नाम। क्या करेंगे इसका बताओ। ये मेजिफेरा जो शब्द लिखा गया है ना, ये तो है आपके वंश। क्या है? वंश, याद रखिएगा। और इंडिका जो लिखा गया है ये जाति है। क्या है? जाति। आम की जाति का नाम इंडिका है और इसका वंश क्या है? तो मेजिफेरा है। तो वंश और जाति द्विनाम पद्धति में लिखे जाते हैं। और इसको लिखने का एक तरीका भी होता है, जो पहला लेटर लिखा जाता है उसको तिरछा लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? तिरछा लिखा जाता है। तो द्विनाम पद्धति देने वाला वैज्ञानिक था कैरोलस लीनियस। इसमें दो नाम होते हैं, पहला नाम तो होता है वंश और दूसरी क्या होती है? जाति होती है। जैसे आम, तो आम का वानस्पतिक नाम मेजिफेरा इंडिका होगा। एक और लिखते हैं और बताना। दूसरा लिखता हूं मटर। बताओ, मटर के बारे में तो अपना पूरा टॉपिक है, पूरा जेनेटिक्स है, आनुवंशिकता का पूरा टॉपिक है, वो मटर के बारे में ही है, मेंडल वाला। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? उद्यान मटर पे। कई बार ऑप्शन में आता है मिट्टी मटर है, उद्यान मटर। मटर का वानस्पतिक नाम क्या रहेगा? पाइसम सेटाइवम है। क्या है रे? पाइसम सेटाइवम। लिख लो। कुछ महत्वपूर्ण नाम ले रहा हूं जो वानस्पतिक नाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैसे आम है, मटर है। मटर का वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। अब वही बात, पाइसम क्या है? इसमें वंश है और सेटाइवम क्या है? जाति है। तो ये किसकी देन है? बताओ ये किसकी देन है? कैरोलस लीनियस की। कैरोलस लीनियस को किस नाम से जानते हैं? द्विनाम पद्धति का जनक इसको बोला जाता है। और यही सवाल एग्जाम में आया था, द्विनाम पद्धति का जनक कौन है? तो द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलस लीनियस है। अब इस बार इसके नीचे से आंसर आने वाले हैं, यहां से प्रश्न आ जाएंगे। आम, मटर है, और बताओ और किसका बताना है? वानस्पतिक नाम। जैसे होमोसेपियंस लिखता हूं मैं, मनुष्य, ये तो आपको आना चाहिए। मनुष्य, मनुष्य हम, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम यदि आपसे पूछा जाता है तो फिर वो रहेगा होमोसेपियंस। क्या रहेगा? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, इसको मैंने साथ लिखा है। इसमें भी दो नाम है, एक तो रहा होमो, दूसरा सेपियंस। तो होमो इसका वंश है और सेपियंस इसकी जाति। ये कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं और लिख देता हूं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम, आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम, जैविक नाम लिख देता हूं मैं ना, याद करना इनको भैया। मेंढक, मेंढक, फ्रॉग,
मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है। क्या होता है? राना टिग्रिना। महेंद्र का क्या है? महेंद्र तो होमोसेपियंस है, मनुष्य है, मनुष्य का होमोसेपियंस होता है। गाय का क्या है बताओ? गाय का जैविक नाम क्या रहेगा रे? गाय का होता है बॉस, बॉस, ये बॉस इंडिकस है, बॉस इंडिकस, ये गाय का है। सांप का पूछे तो, सांप कौन सा? काला नाग, सांप ये वाला। इसका बताओ क्या होता है सांप का? इनकी कुछ नहीं है गौरव, याद करना पड़ेगा इसको। सांप का बताओ। नहीं पता? कोबरा कहते हैं सांप को। क्या कहते हैं? कोबरा। और आगे लगा देना नाजा, नाजा। हाँ, कोबरा नाजा, नाजा। लो, कोबरा के पास ना जा, ना जा है, मत जा, मत जा। कोबरा नाजा, नाजा। गाय बॉस इंडिकस। गाय, गाय तो आप जानते हैं, बॉस, बॉस, बॉस है अपने, वैसे याद हो जाएगा वो। याद है क्या? बॉस। हाँ जी। और मेंढक राना टिग्रिना। ये लो जी। और बताओ इंपॉर्टेंट बातें। ये वाला इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का रहेगा। मटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी स्पेशल टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अलग से आपके मेंशन है। आनुवंशिकता आपका सिलेबस का टॉपिक है, तो वहां से इस प्रश्न को लिया भी जा सकता है। मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम। आम मैजिफेरा इंडिका होता है। ठीक है जी। और बताने हैं क्या? सब्जियों में लो, भिंडी का बताना। लेडी फिंगर। भिंडी का जैव वानस्पतिक नाम क्या होगा? भिंडी का वानस्पतिक नाम याद कर लोगे क्या? एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटम। लो करो याद। गुड़हल का यदि आपसे पूछा जाए, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। लेडी फिंगर। लो, अच्छा ये वाले नहीं आएंगे क्या? तो ये तो और अच्छी बात है। ज्यादा संभावना आपके मटर, आम, मनुष्य, मेंढक, गाय, इनकी ज्यादा संभावना है। जो इंपोर्टेंट है ना वो तो आप देख ही लेना है ना। सारे आप नहीं पढ़ पाओगे, सारे याद भी नहीं कर पाओगे, लेकिन इंपोर्टेंट जो है वो तो आप पढ़ सकते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक मोर का ध्यान में रखिएगा। मोर का बताना जरा। ये सारे के सारे बोटनिकल नेम है जो द्विनाम पद्धति में आएंगे, जिनके दो नाम है, वंश और जाति। देखो ये गुड़हल की वंश है, ये जाति है। ये भिंडी का वंश है, ये जाति है। सांप का ये वंश और जाति है। गाय का देखो बोस वंश इंडिकस जाति है। मेंढक राना और टिग्रिना, राना जाति वंश और टिग्रिना जाति है। तो ये कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति है। हालांकि एग्जाम में सीधा सा प्रश्न आया हुआ है, मैंने आपको बताया। मोर का क्या होता है? पैवोक्रिस्टस। एक खेजड़ी का जरूर ध्यान में रखिएगा। खेजड़ी, खेजड़ी का बताओ। बाजरा और गेहूं,
याद कर सकते हो तो करना भैया। बाजरा, गेहूं, इनके वानस्पतिक नाम क्या है? खेजड़ी का क्या होता है? प्रोसोपिस सिनेरिया, प्रोसोपिस सिनेरिया, ये इसका वानस्पतिक नाम है। बाजरा पूछे तो क्या बताओगे? पैनिसिटम टाइफाइडिस, पैनिसिटम है अमेरिकाना, अमेरिकाना लिख देता हूं मैं, या फिर इसकी जगह टाइफाइडिस आ सकता है, टाइफाइडिस। अच्छा, इससे एक रोग याद आ रहा है, टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी किस प्रकार की बीमारी है? बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, या फिर वायरल डिजीज है? बताओ कौन सी है? टाइफाइड। जीवाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है, या फिर और है? बताओ। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम है, बताओ। वायरस जनित है, वायरस जनित है क्या टाइफाइड? अरे ये बैक्टीरियल डिजीज होता है, जीवाणु जनित है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। खूब है ना? बस बहुत सारे नाम मैंने आपको बता दिए, एग्जाम्पल है ये सारे के सारे कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति। क्लियर? द्विनाम पद्धति समझ में आई क्या? द्विनाम पद्धति जिसके दो नाम होते हैं, पहला वंश और दूसरी क्या होती है? जाति होती है। और ये देने वाले वैज्ञानिक का नाम था कैरोलस लीनियस। कॉफी का बताना है? लो जी, कॉफी का बता देते हैं। कॉफी का होता है कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका होता है ये। अरे ऐसे सब सारे लिखा दूं क्या? कॉफिया अरेबिका। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखना, कॉफी में उत्तेजक पदार्थ होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। यदि सवाल पूछा जाए कॉफी में उत्तेजक पदार्थ कौन सा है, उत्तेजक पदार्थ, तब आपको बताना है कैफीन। क्या होता है? कैफीन। इसी की वजह से कॉफी पीने के बाद में थोड़ा तरोताजा होता है। ऐसे नींद आ रही है, आलस में बैठे हैं, जैसे ही चाय कॉफी आई ताजा हो जाते हैं हल्का हल्का। तो कॉफी में उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? कैफीन होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। और एक चाय है, चाय, यदि आपको चाय का पूछा जाए तो कैमेलिया साइनेंसिस होगा। क्या होगा? कैमेलिया साइनेंसिस। अब ये कितने नाम लिखने हैं आपको? बहुत सारे हैं ना, अब मैं आपको लिखवाता रहूंगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है बस वो देख लेना। चाय का कैमेलिया साइनेंसिस है। और यदि चाय में पूछा जाए उत्तेजक पदार्थ कौन सा है तो क्या बताओगे? चाय में उत्तेजक पदार्थ यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा थीन। क्या होगा? थीन। कॉफी में होता है कैफीन, और चाय में कौन सा होता है? थीन। और अफीम में कौन सा होता है? अफीम भी एक नशीला पदार्थ है। अफीम भी नोट कर लो, अफीम का भी मैं लिखवा देता हूं। अफीम का यदि आपसे वानस्पतिक नाम पूछा जाए ना, तब तो आपका आंसर होगा पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर है सोमनिफेरम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये है कि अफीम में नशीला पदार्थ होता है, यानी हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उसका क्या नाम है? तो वो ध्यान रखना। अफीम में कौन सा होता है? मार्फिन होता है। क्या होता है? मार्फिन। कोडीन होता है। ये नशीले पदार्थ है। नशा नशा आता है इनसे। मार्फिन, कोडीन, ये अफीम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप। चाय में उत्तेजक पदार्थ पूछा जाए थीन, हार्मोन पूछा जाए एडीएच। यदि हार्मोन पूछा जाए तो कौन सा होगा? एडीएच। एडीएच हार्मोन होता है। कॉफी में उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? तो कैफीन होगा। ठीक है, अफीम में पूछा जाए तो मार्फिन होगा। क्लियर है ना बातें? मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए हैं इसके द्विनाम पद्धति के। अब आप यदि इतना याद नहीं कर सकते तो जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेना। एक तो मटर का ध्यान में रखिएगा, आम का जरूर ध्यान में रखना है, मनुष्य का आपको ध्यान में रखना है। बस ये दो चार जो इंपॉर्टेंट है, जैसे गाय है आपके, इनका आप जरूर ध्यान में रख लेना। ओके,
ऐसे तो बहुत सारे मैं आपको लिखवाता रहूंगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। हो गया। दूसरा पंच जगत, इसमें दो ही प्रश्न ध्यान में रखने हैं। ऐसा नहीं है पूरी डिटेल आप पढ़ने लग जाएं, नहीं, आप इसमें दो ही प्रश्नों पर ध्यान दें। एक तो पंच जगत प्रणाली का जनक कौन है, तो वह आपके कौन है, आर एच व्हिटेकर है। कौन है, आर एच व्हिटेकर। ये वाला आर एच व्हिटेकर है। द्विनाम पद्धति का जनक कौन है, कैरोलस लीनियस है। और पंच जगत प्रणाली का जनक कौन है, आर एच व्हिटेकर। ठीक है, आर एच व्हिटेकर है, ये पंच जगत प्रणाली का फादर है। कैरोलस लीनियस तो द्विनाम का है और ये पंच जगत का। अब पांच जगत कौन कौन से वो ध्यान में रखने हैं। पांच जगत, मोनेरा पहला कौन सा है, मोनेरा। फिर कौन सा आता है, प्रोटिस्टा। कौन सा आता है, प्रोटिस्टा। फिर कौन सा आता है, फंजाई। फिर क्या आएगा रे, प्लांटी। क्या आएगा, प्लांटी। अब सवाल कैसा आएगा, और एक और होगा पांचवा, वो है एनिमिलिया। अब सवाल कैसे आएगा, सवाल होगा निम्न में से पंच जगत प्रणाली में कौन शामिल है या नहीं है। तो पांच जगत में ये आने वाले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। बस नाम ध्यान में रखना है, नाम ही ध्यान में रखना है। और एक ये वाला जरूर ध्यान में रखना, इसका जनक कौन है, तो आर एच व्हिटेकर। ठीक है, यहां से एक शब्द निकल के आ रहा है, फंजाई। आपने पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। दो सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, आंसर करना। पहले प्रश्न का आंसर तो महेंद्र देगा, महेंद्र, और दूसरे का हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में महेंद्रगढ़ भी है कि नहीं, महेंद्रगढ़ है ना हरियाणा में। महेंद्र तो वो वहां है। हाँ, लो आंसर करना। विज्ञान की वह शाखा, मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, है इसका आंसर करना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। भाई इसको कोई बताना मत, क्या आंसर आता है देखें। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दू, यस, फाइकोलॉजी। दूसरा माइकोलॉजी। तीसरा साइटोलॉजी। एक और दे देते हैं, ये पहले तो महेंद्र और हरियाणा के आंसर आने हैं, बाद में आप सबके आंसर देना है। कौन सा आंसर, हरियाणा आपका आंसर क्या आ रहा है, बी या डी। और इधर महेंद्र, बी। महेंद्र का आंसर बी आ रहा है। बाकी के आंसर बोलो,
इसका क्या क्या आंसर करना है? इसमें लिखा गया है कवक। याद कर लेना, इसको रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ, एग्जाम में ये वाले शब्द जो होता है ना, ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। जिसमें से एक तो है आपके कवक और दूसरा क्या है? शैवाल है। अब ध्यान में ये रखना है कि कवक का अध्ययन किसमें करते हैं और शैवाल का अध्ययन किसमें करते हैं। कवक का किसमें करेंगे? कवक माइकोलॉजी। कवक में क्या करते हैं? माइकोलॉजी। इसका मतलब आंसर तो ये सही है, हरियाणा का आंसर बिल्कुल, महेंद्र का भी बिल्कुल सही था। और इसमें ध्यान में रख लेना, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नोट कर लो इस प्रश्न को। शैवाल का अध्ययन यदि आपसे पूछा जाए तो फिर होगा फाइकोलॉजी। कवक का पूछा जाए तो फिर होगा माइकोलॉजी। अब एक इंटरेस्टिंग यहां से ये बात निकल के आ रही है, वो है कि जिसके पीछे आपको लॉजी शब्द नजर आ रहा है तो वहां ऊपर आपको अध्ययन भी नाम पता चलेगा। अध्ययन का मतलब लॉजी है। अध्ययन का मतलब क्या है? लॉजी। अब यहां साइटोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी में। बेरा जी बताओ, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका करेंगे? कोशिका का। किसका? कोशिका का। इसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, ये जरूर ध्यान में रखना। और सीस्मोलॉजी ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, ये लो, ये आर्मी के पेपर में आया हुआ। आर्मी के पेपर में यह प्रश्न पूछा हुआ है, सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी आपके है भूकंप का अध्ययन। किसका? भूकंप का। यदि भूकंप का अध्ययन पूछा जाए तो आंसर करना है सिस्मोलॉजी। और सवाल पूछा जाए भूकंप को मापा किसमें जाता है? भूकंप मापने वाला पूछा जाए तो याद रखना रिक्टर स्केल होता है। क्या होता है रे? रिक्टर स्केल। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये रिक्टर स्केल। या फिर यहां आपको लिखा हुआ मिलेगा सिस्मोग्राफ। क्या होगा? सिस्मोग्राफ ना, रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ। इसमें तो भूकंप का मापन किया जाता है, लेकिन भूकंप का यदि अध्ययन पूछा जाए फिर लॉजी आएगा पीछे, ये ध्यान में रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, बीच में एक सवाल लिया। ठीक है, हो गया यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। लो जी, अब कुछ खोजें लिखो, कुछ आपको जानकारियां और लेनी है आज की क्लास में। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका का नाम पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताओ। सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। नहीं जी, ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच, हाँ। सबसे छोटी कोशिका भी तो पूछ सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका, क्या आंसर होगा इसका? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है रे तंसुक? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा।
और इसको बोला जाता है पादप जगत का जोकर। पादप जगत का जोकर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पादप जगत का जोकर कहते हैं। डायरेक्ट ध्यान में रख लो आप। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका। हालांकि कोशिका का टॉपिक अपना कल का रहने वाला है, कल ये पढ़ेंगे हम कोशिका पूरा डिटेल से। और बताओ, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? क्या होगा आंसर? तंत्रिका। अरे तंत्र नहीं, कोशिका। न्यूरॉन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। फूलों को खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? एक सवाल पूछा जाता है, रात का राजा दिन की रानी, रात की रानी दिन का राजा, फूलों की टोकरी। फूलों को खिलाने वाला हार्मोन यदि आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? अभी मैं एक सवाल भी लूंगा, आंसर करते रहना आप। क्या आंसर आएगा इसका? फूलों को खिलाने वाला हार्मोन बताओ कौन सा है? नहीं जी। पादप हार्मोन मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। जंतु हार्मोन तो आप पढ़ चुके हैं सारे के सारे, जैसे आपके पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से है, थाइमस से, थायराइड से है, अग्नाशय से है, अंडाशय से है, और इसके अलावा वृषण से। ये तो हार्मोन आपने पढ़े थे, ये जंतु हार्मोन थे सारे के सारे। और यहां एक सवाल आ रहा है, फूलों को खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? फूल खिलते हैं ना, फूल, बताओ कौन सा हार्मोन फूलों को खिलाता है? तो आंसर होगा फ्लोरिजन। क्या होगा? फ्लोरिजन। फ्लोरिजन। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, आजकल फल देखते हो ना, फलों को पकाने वाला हार्मोन, इसका आंसर क्या रहेगा? ऐसा हार्मोन जो फलों को पकाता है। अरे आजकल तो आप देखते हैं बाजार में सब्जियां, फल, बाजार में जाते हैं, ठेले के ऊपर देखते हैं केले नजर आते हैं, मोटे मोटे केले दिखते हैं आपको, हैं? बड़े बड़े आम नजर आते हैं, और सबसे पहले जाके उनको ही खरीदते, ये तो अच्छे दिख रहे, यही ले लो, हैं? आप जब केले लेके आते हैं बड़े बड़े, घर आके उनको खाते हैं, उसको अंदर से खोलते हैं तो अंदर तो केला निकलता ही नहीं है उसमें। आम देखा, बड़े बड़े आम। गोभी देखिए ना, गोभी एकदम सफेद नजर आएगी आपको, गोभी सफेद दिख रही है, ये तो बहुत सुंदर है, ये सब स्वच्छ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आजकल बहुत ज्यादा हार्मोन्स डाले जा रहे हैं। फल है ना, फल, इनको तुरंत पका लिया जाता है, फलों को पका लिया जाता है। केले में इंजेक्शन डाला, हार्मोन डाला, हाँ। तो फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन है। कौन सा है? इथाइलिन। नोट करना इसको, इथाइलिन याद करना भैया। और इसको बोलते हैं गैसीय हार्मोन। क्या है? गैसीय हार्मोन। जब इसके अंदर गैस डालेंगे तो ये तो पकेगा और बड़ा भी होगा। भाई फल के अंदर गैस भर दी तो वो तो फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, मोटा। इसका मतलब गैसीय हार्मोन है। तो गैसीय हार्मोन कौन सा रहेगा? इथाइलिन है। कौन सा है? इथाइलिन। यदि सवाल किया जाए कि फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो फिर फ्लोरिजन है। कौन सा रहेगा? फ्लोरिजन। हो गया? क्या चीज? अच्छा, एक और लिखो, वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है?
ऐसा हार्मोन जो पेड़ पौधों की वृद्धि को रोक लेता है। वृद्धि रोधक हार्मोन किसको बोला जाता है? ये सारे पेड़ पौधों से संबंधित प्रश्न हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। यदि वृद्धि रोधक हार्मोन पूछा जाए तो फिर आपका आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। कौन सा होगा? एब्सिसिक अम्ल। अब देखो, पेड़ पौधे जो होते हैं ना वो दो टाइप से होंगे। एक तो पेड़ पौधे का तना मोटा होता है और दूसरा होता है पेड़ पौधे का तना लंबा। होता है कि नहीं होता? अरे बताओ, पौधे होते हैं एक तो लंबे होते हैं, ये है क्या? कुछ भी समझो आप, लेकिन है तो पेड़ ही। ये इसकी लीफ है। इधर और बनाऊं क्या? जो भी है, अब देखो भैया, इसमें बात यह है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताना। अब इसका एक तना तो यह है और दूसरा स्टेम यह दिख रहा है पतला वाला। अब एक तो तने की लंबाई में वृद्धि करने वाला हार्मोन होता है और दूसरा तने की मोटाई में। ऐसे मोटा होता है ना पेड़, कई पेड़ देखे बहुत मोटे हो जाते हैं और कई पेड़ ऐसे होते हैं जो लंबे हो जाते हैं, तना उसका लंबा हो जाता है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि ऐसा हार्मोन जो तने की लंबाई में वृद्धि करता है वो कौन सा है? तने को बढ़ाता है, केवल तने की लंबाई में वृद्धि करता है। और एक ऐसा हार्मोन है जो पेड़ को मोटा करता है। बताओ कौन सा है? तो तीन टाइप के हार्मोन लिखो, क्लास को समाप्त करेंगे। लिख लो, पहला लिखो, एक तो याद करना, तने की लंबाई में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा? तने की लंबाई में। लिख लो भैया, तने की लंबाई में वृद्धि कौन सा हार्मोन करता है? तने की लंबाई में। तो आपका आंसर होगा जिब्रेलिन। क्या होगा? तने की लंबाई में वृद्धि करने वाला हार्मोन पूछा जाए तो जिब्रेलिन। क्या बताओगे? जिब्रेलिन। और यदि आपसे सवाल किया जाए कि तने की मोटाई में कौन वृद्धि करता है, तो तने की मोटाई का यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीन। क्या रहेगा रे? ऑक्सीन। और एक सवाल और है, और वो रहेगा, कोशिका विभाजन का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो आपका होगा साइटोकाइनिन। क्या होगा? कोशिका विभाजन। और एक सवाल में यहां से अलग हटके पूछ रहा हूं, यदि शरीर में कोशिका विभाजित हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? अरे बताओ। यदि मानव शरीर में कोशिकाएं विभाजित होकर अनियंत्रित हो जाती है, जिस पर नियंत्रण ही नहीं रहता, तो कौन सा रोग होता है शरीर में? शरीर में कोशिका विभाजित हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? इसका आंसर दो मुझे। अब तो प्रश्न लेंगे और यही सवाल लेता हूं मैं। आपने आंसर नहीं किया ना, तो ये सवाल लेंगे हम। तो ये बहुत सारे हार्मोन है पेड़ पौधों से संबंधित, ध्यान में रखिएगा। मुख्य रूप से 6 प्रकार के आपके हार्मोन यहां से निकल के आ रहे हैं: फ्लोरिजन, इथाइलिन, एब्सिसिक, जिब्रेलिन, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। 6 प्रकार के पादप हार्मोन हो गए। ठीक है, एक सवाल लेता हूं, चलो आंसर करना। और इसका आंसर कौन बताएगा? जिसको मैं पूछूं वही बताए। एक सिंपल सा प्रश्न ले रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा एक सवाल लिया है, इसका आंसर करके बताना है। क्या आंसर रहेगा?
करो भैया, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। करो, इसका आंसर क्या रहने वाला है। ये पीछे वाले बताओ, पीछे वाले तनसुख, चारों चार ऑप्शन है, मिलके बता दो। बी है क्या? चलो इधर वाले बताना जरा क्या आंसर होगा। ये हरियाणा की साइड वाले, और इधर वालों का आंसर क्या आएगा? डी। इनका डी आंसर आ रहा है और इनका आंसर आ रहा है बी। लेकिन बड़ी दुख की बात तो यह है कि आप जिन्होंने भी आंसर किए सबके आंसर गलत है। इतना सरल सवाल लिया है, आंसर गलत आया है, बताओ। क्या बेरा जी? अरे यहां क्या लिखा गया है? जंतु लिखा गया। अब जंतु में तो जंतु ही आते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, गाय हो, भेड़ हो, बकरी हो, भैंस हो, कुछ भी हो, जंतु ही है। जानवर भी जंतु ही होते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या जंतु होते हैं क्या? नहीं होते। और यहां सवाल भी वही था, जंतु हार्मोन नहीं है। अभी अभी मैंने आपको ऑक्सिन लिखाया है, ऑक्सिन तो एक पादप हार्मोन है। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, अभी आपको लिखाया था मैंने। अरे ये पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन। देखो कर दी ना गलती। और बाकी ये ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे जंतु हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन ये कहां होता है? ऑक्सीटोसिन, क्या होता है बताओ? ऑक्सीटोसिन ये कई बार क्या करते हैं, दुग्ध की मात्रा बढ़ाने के लिए इसका इंजेक्शन दिया जाता है। गाय भैंस में इसका इंजेक्शन भी देते हैं ताकि दूध की मात्रा बढ़े। दूध निकालने से पहले इंजेक्शन लगाते हैं, फिर दूध निकालते हैं। होता है कि नहीं होता? हाँ, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन मादा हार्मोन है। बच्चे के जन्म के समय ये हार्मोन बहुत कार्य करता है, माता को आराम देने का कार्य ये करता है। प्रोजेस्टेरॉन ये गर्भ धारण में सहायक है। गर्भ धारण में सहायता करने वाला हार्मोन ये प्रोजेस्टेरॉन है। तो ये सारे के सारे जंतु हार्मोन थे, लेकिन ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन है। एक सवाल और लेता हूं क्लास समाप्त करने से पहले। अब की बार ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सीधा आंसर करना है, सीधा आंसर करके बताना है, ठीक है? हाँ, सीधा आंसर करके बताना है। एक सवाल लेता हूं, देखते हैं सही आंसर कौन देता है ना। चलो इसका आंसर बताओ। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? सीधा आंसर बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा? ये सही है, इस बार आंसर सही है। ये हुई बात, इसका आंसर क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। क्या होगा? पेनक्रियाज। अग्नस, तो बहुत सारे प्रश्न हुए हैं आज की क्लास में। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।